हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में कि बैंकिंग सिस्टम बैंक्स क्या होती हैं, बैंक्स का फंक्शन क्या होता है, बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या था कि बैंक्स को लाया गया, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम क्या होता है, आरबीआई का क्या रोल होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है इकोनॉमिक्स की। जितने भी पीछे के लेक्चर्स हैं वो उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। क्विज फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके से वो प्लेलिस्ट को कवर किया गया है और आने वाले वीडियोस जो होंगे वो उसमें ऐड होते जाए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बैंक के बारे में। तो बैंक का अगर हम देखें तो बैंक क्या काम करती है? बैंक काम करती है एज इंटरमीडिएटरी। यस, बैंक वर्क्स एज एन इंटरमीडिएटरी। जहाँ पे क्या होता है, जिसके पास सरप्लस फंड है, लाइक मी, मैं बैंक में जाती हूँ, मेरा सेविंग अकाउंट है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट है और मैं चाहती हूँ कुछ पैसे डिपॉजिट करने, लाइक 5,000 में डिपॉजिट करना चाहती हूँ। यस, मेरे पास क्योंकि सरप्लस फंड है इसलिए मैं बैंक के पास गई अपना पैसा डिपॉजिट करने। बट बैंक इसको भी तो आगे चल के किसी को देगा। यस, क्योंकि बैंक को भी तो प्रॉफिट करना है कि मुझे इसके बदले क्या इंटरेस्ट देता है। यस, लो इंटरेस्ट रेट देता है। बट बैंक्स जो है आगे चल के एज अ लोन्स एंड एडवांसेस में जिसको फंड की जरूरत है उसको बैंक लोन्स एंड एडवांसेस के तौर पे आगे पैसा दे देता है। और बैंक इससे क्या चार्ज करता है? हाई इंटरेस्ट रेट। क्योंकि बैंक को भी तो प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए। जो इसमें डिफरेंस होता है हाई इंटरेस्ट रेट और लो इंटरेस्ट रेट, इसमें जो बीच का डिफरेंस है उसको बोलते हैं प्रॉफिट बैंक का, और उसको टर्म देते हैं स्प्रेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट डाउन करके चलिएगा। क्योंकि बिना फोकस के साथ अगर सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। नहीं पता कि कब कौन सा वर्ड स्ट्राइक कर जाए और एग्जाम में सोचो बैठ के कि वो पढ़ा था याद आ जाए। तो इसलिए ध्यान से सुनोगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो ठीक है, से बैंक्स क्या है? बैंक्स वर्क कर रही है एज इंटरमीडिएटरी। यस, इंटरमीडिएटरी वर्क कर रहे हैं जिसके पास सरप्लस फंड है तो वो सबमिट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, और जिसको जरूरत है दोज हु रिक्वायर फंड्स तो वो एज अ लोन्स एंड एडवांसेस पैसा ले लेते हैं बैंक से और उसके बदले क्या इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यही है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड क्रिएट क्रेडिट्स। इसके फंक्शंस अगर हम देखें, हम अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में यूज तो करते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस, लाइक यूपीआई सभी यूज करते हैं अब तो मोस्टली। यस, यूपीआई तो वो क्या है? डे टू डे ऑपरेशंस में हम बैंकिंग सिस्टम्स को यूज करें, बैंकिंग फंक्शंस को यूज करें डे टू डे फंक्शंस में। यस, तो बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? जब तक हमारा सेविंग अकाउंट नहीं, हम यूपीआई यूज नहीं कर सकते। तो बैंक जो है क्या करता है? डिपॉजिट्स लेता है। तो किस फॉर्म में डिपॉजिट्स कर सकते हैं? चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, यस, चाहे वो करेंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट जो करते हैं, यस, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ग्रांट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस देता है। यस, जब हमें ट्रांसफर लगाना होता है तो सेकेंडरी फंक्शन में आ गया। प्राइमरी फंक्शन तो डिपॉजिट करना है और लोन्स एंड एडवांसेस देना। बट सेकेंडरी फंक्शन में क्या है? लाइक मैंने ट्रांसफर लगाना है, पैसा मुझे ट्रांसफर करना है एमपीएस से नेट बैंकिंग के थ्रू। यस, नेट बैंकिंग भी सबने यूज किया होगा, नहीं किया तो प्लीज यूज करिएगा। उससे मालूम पड़ता है कि रियल वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं ना तो उससे ज्यादा क्लियरिटी होती है। आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, ये सब क्या है? ट्रांसफरिंग। तो हम बात करें प्राइमरी फंक्शंस की, जहाँ पे कोर बैंकिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लाइक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, जहाँ पे बिजनेसमैन इस अकाउंट को खुलवाते हैं और इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गया, या फिर रेगुलर सेविंग्स की जाती है। इसमें टाइम, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट है, एक फिक्स टाइम के लिए ये सबमिट है, कोई निकाल नहीं सकता, तो इस पे हाई इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि बेफिक्र होके वो आगे चल के बहुत परसेंटेज में लोन दे सकते हैं। रिजर्व ज्यादा नहीं रखना होता। अभी मैं रिजर्व का फंडा बताऊँ, इंस्ट्रक्शनल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ग्रांट करते हैं क्या? लोन्स एंड एडवांसेस, लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात करें, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर सुना होगा तो क्रेडिट कार्ड क्या है? लिमिट से ऊपर हम पैसा निकाल सकते हैं। लाइक हमारे अकाउंट में अगर सपोज करो अकाउंट में 10,000 रुपीज है, बट बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लाइक हम 12,000 का निकाल सकते हैं। तो ये हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कि 10,000 तो हमारे अकाउंट में थे पर हमने 2,000 एक्स्ट्रा निकाल लिया। तो ये क्या करता है बैंक, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को। सबको नहीं प्रोवाइड करेगा, क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को। यस, तो यही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगा। कैश क्रेडिट हो गया, लोन्स हो गए लाइक टर्म, डिमांड सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस, अगर हम बात करें सेकेंडरी फंक्शंस की, तो एजेंसी फंक्शंस लाइक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मैंने बताया अभी, आईआरटीजीएस हो गया, नेफ्ट हो गया, एमपीएस हो गया, इससे क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं फंड्स को। यस, तो ये ट्रांसफर करता है फंड्स, हेल्प करता है। पीरियोडिक पेमेंट्स हो गए, लाइक हमें रेंट देना है, बिल के पेमेंट्स करने हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के, तो पीरियोडिकली अपने आप ही पेमेंट कर देता है। हमें इंफॉर्मेशन देना होता है, बस मैसेज आता है, अपने आप ही कट जाता है पेमेंट, हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बैंक बैंक में सेव होता है डिटेल्स, वो ऑटोमेटिकली उसी डेट पे जाके कट जाएंगे पेमेंट ऑटोमेटिकली। कलेक्शन हो गया चेक्स का, जहाँ पे क्लियरिंग होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, लाइक इन्वेस्टमेंट करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स वगैरह, म्यूचुअल फंड्स हो गया, एसआईपी हो गया। तो इसमें जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एज सेकेंडरी फंक्शन ही तो कर रहा है। उसका कोर एक्टिविटीज क्या है, केवल एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट और ग्रांट्स देना। बट एजेंसी फंक्शंस क्या करें ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स, तो यही करें कि चेक को कलेक्ट कलेक्ट करना है, फिर उसको क्लियर करना है, पीरियोडिक पेमेंट्स करना है। ये किसके लिए हो रहा है, केवल कस्टमर्स के बिहाफ पे ही तो कर रहे हैं लोग। यस, इन्वेस्टमेंट हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लाइक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये हमारे बिहाफ पे ही काम कर रहे हैं। यस, अगर हम बात करें जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, जहाँ पे लोग लॉकर फैसिलिटी मिल रही है, जहाँ पे हम अपना गोल्ड वगैरह डिपॉजिट कर सकते हैं, वो हमारे लिए सेफ रहता है कि कोई डर नहीं रहता है थेफ्ट वगैरह का। जहाँ पे हम ट्रेवल चेक्स सब कुछ लगा सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, अंडर राइटर्स ऑफ सिक्योरिटीज हो गया, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस हो गए। Yes, अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बैंकिंग सिस्टम के। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ये मोबिलाइज कर रहे हैं ना सेविंग्स को। मैं बताऊंगी, बस मैं एक बार लिखूं फिर समझा। मोबिलाइज करते हैं सेविंग्स को, ये प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रिड्यूस करते हैं, प्रिवेंट मोनोपोलीज। अब मैं समझाती हूँ इसको एग्जांपल्स के थ्रू। यस, एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ आता है, वैसे समझाती हूँ। लाइक अगर हम बात करें, मैंने बैंक में गई, यस, मैंने यहाँ पे अपना पैसा डिपॉजिट किया, यस, तो मैंने मोबिलाइज कर दी अपनी सेविंग। अब बैंक कैसे मोबिलाइज करेगा, मेरे पास सरप्लस फंड था, बट मेरी सेविंग कैसे मोबिलाइज हुई। अगर सपोज करो राहुल को एक फैक्ट्री लगानी है, एक्स वाई जेड की किसी भी चीज की फैक्ट्री लगानी है, क्लॉथ की फैक्ट्री लगानी है सपोज, ठीक है, इसको फंड की जरूरत है, जाता है बैंक के पास, बैंक इसको दे देता है फंड, पैसा दे देता है। वो कहाँ से हुआ, जो सेविंग डिपॉजिट की गई थी उसी को मोबिलाइज किया गया यहाँ पे। बट ये फैक्ट्री में जाके कुछ प्रोडक्शन भी करेगा, कुछ प्रोडक्शन भी होगा इस फंड से, कैपिटल आई है क्योंकि, प्रोडक्शन भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो जीडीपी में ग्रोथ होगा क्योंकि डिमांड जनरेट होगी। यस, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और क्या कहते हैं, अगर सपोज करो और भी लोग आएंगे, अगर क्लॉथिंग का ब्रांड अगर बढ़ने लग गया, तो और लोग फैक्ट्रीज खोलेंगे, एक्स वाई जेड किसी ने फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री 2 खुल गई क्लॉथ्स की, फिर फैक्ट्री 3 खुली, तो ये फंड कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैंक ही प्रोवाइड कर रही है। बट इससे क्या हो रहा है, इसकी तो मोनोपोली क्रिएट नहीं हो पाई ना, इसकी मोनोपोली क्रिएट नहीं हो पाई, तो ये प्रिवेंट कर रहा है मोनोपोली को और एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में ला रहा है। यस, जहाँ से कि एक परफेक्ट कंपटीशन नहीं बने, एक हेल्दी कंपटीशन बने। वही चीज होगी कि नहीं होगी, इससे क्या हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, एक ही हाथ में नहीं है पैसा, ये क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैसा, तो यही है प्रिवेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वाई बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, कि बैंक्स की जरूरत क्या पड़ी, कि नेशनलाइज्ड होने की जरूरत क्या पड़ी बैंक्स की। अगर हम देखें, पहले हमारी एग्रीगेरियल इकोनॉमी थी, अभी भी है,
तो इससे पहले क्या था, 75% जो थे लोग वो रूरल इकोनॉमी में रहते थे और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को ही करते थे। तो जब इनको अगर जरूरत पड़ती थी पैसों की तो किसके पास जाते थे? मनी लेंडर्स के पास जाते थे। मनी लेंडर्स इनको पैसा दे देते थे किसमें, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे। और जब ये पे नहीं कर पाते थे तो एज अ स्लेव इनको यूज करते थे। ये क्या होता था, ये हाई इंटरेस्ट रेट के चक्कर में डेट ट्रैप में फंस जाते थे। यस, डेट ट्रैप में फंसे मनी लेंडर्स की वजह से। तो इसी चीज को हटाने के लिए, एक चीज नहीं है, मैं बस एक बता रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस रहा कि नेशनलाइज हुई बैंक्स। नेशनलाइज क्यों हुई बैंक्स ये बता रही हूँ, बस ये एक रीजन हो सकता है। 75% मनी लेंडर्स की वजह से हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, क्या होते थे, फार्मर्स डेट ट्रैप में फंसते थे। बट ये तो मेन इकोनॉमी बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का। एग्रीगेरियन सोसाइटी हमारी, एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है इंडिया की। तो हमें इसको प्रमोट भी करना है। बट यहाँ पे तो प्रमोट होने की जगह ये फार्मर्स लोग डेट ट्रैप में फंसते थे, इसी की वजह से सुसाइड केसेस ज्यादा बढ़ते थे। तो इसी की वजह से, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में इतना ज्यादा बैंक्स नहीं आएंगी, क्योंकि इतना ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है ना, इतना ज्यादा पता है। तो बैंक्स में जाएंगे नहीं, क्योंकि डरेंगे कि बैंक्स में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे लोग नहीं जाएंगे, अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे कि हम बैंक्स में जाके पैसा रखें। तो इसलिए बैंक्स भी नहीं खुलेंगी, रूरल एरिया में ही ज्यादा बैंक्स को फोकस होगा। तो इसलिए अनसर्व्ड रह जाता था ये वाला एरिया, रूरल वाला। तो इसलिए इस चीज को हटाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए, क्या लाना था, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट अप करना है। यस, इस वजह से बैंक्स नेशनलाइज हुए। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बाद बैंक्स नेशनलाइज होते हैं। तो फर्स्ट जो 1916 की फर्स्ट वेव थी, उसमें 14 बैंक्स नेशनलाइज होती हैं। फिर उसके बाद 6 बैंक्स नेशनलाइज होती हैं आफ्टर 1980, सेकेंड वेव। तो इसमें क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दे सकते हैं कि हम प्रायोरिटी पे रखें, जो भी हमारे सेक्टर्स को हमें प्रमोट करना है, ग्रोथ देना है, एक फ्यूल देना है, तो उसको हम प्रमोट करके एक फंडिंग अच्छे से प्रोवाइड करके लो इंटरेस्ट रेट पे या जीरो इंटरेस्ट रेट पे हम इनको फंड प्रोवाइड करके ये इकोनॉमी में फ्यूल आएगा और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यस, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग देके, ये सोशल कंट्रोल एंड अलाइनमेंट, ये मोबिलाइज करके सेविंग्स, मैंने बताया था, बूस्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड encourage savings in formal institutions, जनरलाइज हाउस होल्ड सेविंग्स फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। क्या हो रहा है, इससे फैक्ट्रीज खुल रही है, ये नई नई जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में क्या है, एक जो है चैनलाइज हो रहा है ना चीजें, तो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है इससे। यस, इसमें क्या है, अगर हम बात करें, रीजनल इम्बैलेंस खत्म हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि बैंकिंग नेटवर्क जो है वो अनबैंक्ड रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज तक जा सकता है, एक्सपेंड कर रहे हैं उसको। क्योंकि हमें क्या है, बैंकिंग सिस्टम को हैबिट में लाना है। इससे क्या, हमारे चैनलाइज होगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इकोनॉमी की। प्रिवेंट करें वेल्थ कंसंट्रेशन को, मैंने बताया कि फ्यू प्राइवेट जो थे बिजनेस हाउसेस ओवर क्रेडिट रिसोर्सेज, तो अब क्या, बहुत सारे लोग आराम से जा सकते हैं और अपना फंड ले सकते हैं वहां से। हम बात करें एमएसएमईज की, तो उनको जीरो इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है, मुद्रा स्कीम जो आई है उस वजह से, है ना। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कितनी सारी स्कीम्स निकाली गई है, ठीक है। और ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया, प्लान डेवलपमेंट हो गया। इसमें ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा, इसमें इंक्रीज होगा ब्रांच नेटवर्क एंड रूरल पेनिट्रेशन बढ़ेगा। इसमें क्या, ग्रोथ होगी इन प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट में। तो इससे क्या है, इसको फ्यूल मिलेगा और इकोनॉमी में डेवलपमेंट करेंगे। जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो जीडीपी में ग्रोथ आएगा। चैलेंजेस क्या है, ब्यूरोक्रेसी या एफिशिएंसी इश्यूज भी आ सकते हैं, बट इसको लेटर रिफॉर्म्स पे खत्म कर दिया गया। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। उससे पहले मैं बताऊं क्या होता है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। अगर हम बात करें बैंक्स को, हमने यहाँ पे डिपॉजिट तो कर दिया अपना पैसा, इस डिपॉजिट तो कर दिया, और एज अ लोन एंड एडवांसेस इनने आगे फर्दर दे दिया। बट जिसने पैसा डिपॉजिट किया वो लेने भी तो आ सकता है। तो लेने आएगा तो बैंक के पास वो 100%, अगर वो लोन्स एंड एडवांसेस में दे देंगे तो उनके पास बचेगा क्या हम लोगों को देने के। तो इस वजह से ऐसा रिजर्व रखना होता है बैंक को। और रिजर्व किसके फॉर्म में हो सकता है, वेदर इट इज इन सीआरआर फॉर्म और एसएलआर फॉर्म, मींस कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में हो सकता है या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की फॉर्म हो सकता है।
सीआरआर कहाँ पे जमा होता है? सीआरआर बैंक के पास, बैंक को जमा करना होता है आरबीआई के पास एज अ रिजर्व। और एसएलआर जो है वो किसके पास रहता है? वो बैंक के पास, खुद के पास ही रहता है। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, एसएलआर पे इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैश एंड गोल्ड की फॉर्म में एसएलआर को रखा जाता है, इसलिए इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे ये बॉन्ड होता है एक तरीके का, और इस पे इंटरेस्ट अर्न करती है बैंक। तो ये एसएलआर पे इंटरेस्ट मिलता है इस वजह से। ठीक है, रिजर्व समझ आ गया, रिजर्व क्यों रखते हैं? तो डिपॉजिटर ने मनी यहाँ पे डिपॉजिट किया, रिक्वायर्ड रिजर्व जो था आरआर वो 10% का था, दोनों को मिला के सीआरआर और एसएलआर। बाकी का रेस्ट ऑफ द मनी वो किसकी फॉर्म में दे दिया गया? लोन की फॉर्म में दे दिया गया। और रिक्वायर्ड जो रिजर्व था वो कितना हो गया? $900। तो इसमें क्या हुआ? बोरोवर्स लोन बिकम अ न्यू डिपॉजिट, फिर लोन बिकम अ न्यू डिपॉजिट, ऐसे ऐसे चलती जाएगी चेन। तो एक ही पैसा बहुत ज्यादा टाइम मल्टीपल टाइम्स रिवॉल्व कर गया इकोनॉमी में। तो इसी को मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मनी एंड मनी सप्लाई वाले चैप्टर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। इस वाली वीडियो में अगर नहीं देखा तो आप जाके आराम से देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि सब कुछ इंटर कनेक्टेड है, इंटरलिंकेज है सब कुछ। तो हमें सब कुछ सुनना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। इस अगर आता है तो कोई बात नहीं है, नहीं आता है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, की प्रिंसिपल क्या है कि बैंक होल्ड ओनली फ्रैक्शन ऑफ रिजर्व्स, मोस्ट मनी एग्जिस्ट ओनली इन एस क्रेडिट एंड लोन्स फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इम्प्लीकेशंस क्या है? रिस्क ऑफ बैंक रन इफ एवरी वन विड्रॉज, अगर सब लोग एक साथ पहुंच गए। कब होता है? जब बैंक रिस्क में आने वाली होती है, लगता है कि बैंक डूबने वाली हो, लिक्विडेट होने वाली है बैंक का, तब बैंक रन हो सकता है। जब सारे लोग एक साथ पहुंच जाए, जब सारे डिपॉजिटर, मोस्टली 90% डिपॉजिटर्स एक साथ पहुंच जाए और उनको अपना पैसा चाहिए हो, बट उन्हें तो ऐसा लोन और एडवांसेस दे रखा है, केवल 10% या 20% ही रिजर्व रखा हुआ है, वो आरबीआई डिसाइड करता है। तो इससे क्या बैंक रन की जो प्रॉब्लम आ सकता है? रेगुलेट बाय द सेंट्रल बैंक, एग्जांपल आरबीआई, इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि रिजर्व्स बढ़ते चढ़ते और ऊपर और नीचे होते रहते हैं, वो रेपो रेट से हम समझेंगे आराम से। अब हम बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई की अगर हम बात करें तो ये आरबीआई कब स्टेब्लिश हुआ? आरबीआई स्टेब्लिश हुआ अप्रैल 1 1935 में अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। और कौन ने रिकमेंड किया था? ये हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था। ये नेशनलाइज नहीं थी पहले, इससे पहले नेशनलाइज थी, प्राइवेट लोगों के हाथों में थी, दिस इज इन द प्राइवेट हैंड्स। फिर ये नेशनलाइज होती है इन जनवरी 1 1949। फिर इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ पे था? कलकत्ता में था। 1937 में फिर ये शिफ्ट हो जाता है, अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें इनको अच्छे से कॉपी अपने नोट्स में इनकलकेट करके चलना है और बार बार रिवाइज करके चलना है, इससे कोई दिक्कत ना हो। यस, अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चर क्या है सेंट्रल बोर्ड का, तो अगर हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका 4 साल का टेन्योर होता है यूजुअली। इसके डायरेक्टर्स की बात करें, एक गवर्नर हो गया, 4 डिप्टी गवर्नर्स हो गए, मैक्सिमम 4। इनके अगर हम बात करें, इनके क्वार्टर्स और 4 जगह और होते हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या न्यू दिल्ली। टोटल मेंबर्स कितने? 21 मेंबर्स होते हैं। यस, अगर हम बात करें इसका कोर फंक्शंस क्या है, आरबीआई का कोर फंक्शन क्या है? आरबीआई का कोर फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी। ये हम इन डिटेल अच्छे से डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे वैसे वैसे वहां पे एड ऑन होता जाएगा। ठीक है, ये क्या है? इशू करती है करेंसी। कौन इशू करता है? आरबीआई ही इशू करता है करेंसी को। ये क्या है? बैंकर ऑफ द बैंक है। अगर हम बात करें आरबीआई के फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ द आरबीआई की अगर हम बात करते हैं, तो ये इशूर ऑफ द करेंसी है, इशूर ऑफ द करेंसी है, बैंकर ऑफ द बैंक है। अगर हम बात करें सारे बैंकिंग ऑपरेशंस को कौन हैंडल करता है, वो करता है आरबीआई। वो आरबीआई ही हैंडल करता है सारे ऑपरेशंस को, जो भी कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है बैंक के थ्रू, तो वो आरबीआई ही लाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट क्यों बोलते हैं?
आरबीआई को एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है, क्योंकि कहीं से भी अगर फंड की जरूरत पड़ रही है और कहीं से भी कुछ नहीं हो पा रहा, कहीं से फंड का एवेबिलिटी नहीं हो पा रही, तो लास्ट रिजॉर्ट है आरबीआई, कि आरबीआई के पास ही जाना पड़ेगा। आरबीआई हमारे एक तरीके का पापा है, बैंक्स का क्या है, पापा है एक तरीके का, जहाँ पे जाके सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बैंक्स की। यस, समझ आ गया। आरबीआई ही बैंक ऑफ द बैंक है, लास्ट रिजॉर्ट है बैंक का, जहाँ पे फंड की अवेलेबिलिटी पड़ती है, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा इसको, बैंक्स को। कोई भी ऑपरेशंस हैंडल करवाने हैं, कुछ भी दिक्कत आती है, तो वो आरबीआई ही हैंडल करे। और आरबीआई ने अगर इंस्ट्रक्शंस दे दिया वो फॉलो नहीं किए, तो इन पे पेनल्टी भी लग सकती है। यस, ये बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी है, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हो, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, तो कौन इशू करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो इशू करता है आरबीआई। ये मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज का, सारा जो भी फॉरेक्स रिजर्व होता है वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, कहाँ पे फंड होता है, सारा आरबीआई के पास ही है। ये फैसिलिटेट करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड को। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज को जो मैनेज करते हैं, वो किसके एक्ट के अंडर करते हैं, फॉरेक्स फेमा एक्ट 1989 के अंडर। बैंकर टू द बैंक्स है। यस, मैंने बता दिया। डेवलपमेंटल रोल्स भी करते हैं, लाइक प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग देना है, तो यही बताएंगे कि कितना परसेंट आगे चल के बैंक्स को देना है, ये आरबीआई ही बताएगा। ठीक है, अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग द रिजर्व विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। इनका मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में। शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं। इनका पेड अप कैपिटल 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ये स्ट्रिक्ट रेगुलेशन को फॉलो करना होता है इनको, लाइक सीआरआर मेंटेन करना होगा, एसएलआर मेंटेन करना होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी इनको जितना बोल दिया उतना बोल दिया, अगर नहीं किया तो इन पे पेनल्टीज भी लग सकती है। लाइक एग्जांपल दें, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बीओबी हो गया मीन्स बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, ये सब क्या शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं, जो इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते, फुलफिल नहीं करते। लाइक पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम है, रिस्ट्रिक्शंस उन पे ज्यादा नहीं होते, उन पे लाइटर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, तो इनका पब्लिक ट्रस्ट ज्यादा नहीं होता इन पे। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स पे पब्लिक का ट्रस्ट ज्यादा नहीं होता, यही अंतर शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में। लाइक कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो शेड्यूल्ड बैंक्स में आएंगे। तो शेड्यूल्ड बैंक्स कौन सी हैं, विच इज डिफाइंड अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 सेकंड शेड्यूल। मस्ट हैव पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 5 लाख से ज्यादा। इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो उसको नहीं देखना है ज्यादा, हमें बस हमें पढ़ने पे फोकस देना है। ये क्या है, रिपोर्ट करते रेगुलरली टू द आरबीआई, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया। यस, अगर इसमें बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द आरबीआई एक्ट सेकंड शेड्यूल। पेड अप कैपिटल जो 5 लाख से कम है, तो वो नॉन शेड्यूल बैंक्स में आ गए। जनरली नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन सीआरआर और एसएलआर, बट एडवाइज्ड। लेस रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इनका पब्लिक ट्रस्ट ज्यादा नहीं होता, ये वाली लाइन गलत है, पब्लिक ट्रस्ट इस पे ज्यादा नहीं होता क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस इतने कम है, पब्लिक कैसे ट्रस्ट करेगी। एक एग्जांपल बात करें तो लोकल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया। ठीक है, ये अब हम और जो भी सारे टॉपिक्स हैं आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि जितना छोटा लेक्चर होता है उतना बोरिंग भी नहीं होता और अच्छे से समझ में भी आ जाता है। क्योंकि ज्यादा ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, आराम आराम से, अभी बहुत टाइम आराम आराम से समझते चलना है, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे, इसके शायद 3 पार्ट आएंगे, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, जब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, तब तक के मिलते नहीं है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।